तो बच्चों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कक्षा 12। बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में कुल 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर के हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें से लगभग आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सभी हम चैप्टरों को कवर करने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो जिन भी प्रश्न के आगे सन लगा हुआ है वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला चैप्टर है क्या? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन इसका है, प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रकृति और मानव पृथक तत्व हैं। ख, प्रकृति तथा मानव एक दूसरे के विपरीत हैं। ग, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। और घ है प्रकृति और मानव में 36 का आंकड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति और मानव के विषय में निम्न में से सही विकल्प है प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन निम्न में से किस रूप में करते हैं? तो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं वो राज्यों और देशों का वर्णन किस प्रकार करते हैं? ऑप्शन क, जीवित जीव, ख, निर्जीव, ग, विकसित जीव और घ है अविकसित जीव। तो दूसरे क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क, जीवित जीव। तो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं वो सभी चाहे राज्य हो चाहे देश हो जीवित जीवों के रूप में ही वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था? यह 2020 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है क, रेटजेल, ख, एलन सी सैम्पुल और ग है विडाल डी ला ब्लाश और घ ऑप्शन है जीन ब्रून्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एलन सी सैम्पुल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु की गति के नियमों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है क, रेलगाड़ी चालन, ख, मोटर गाड़ी चालन, ग, वायुयान चालक और घ, जलयान चालक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, वायुयान चालक। तो वायु की गति के नियमों का निम्न में प्रयोग होता है वायुयान चालक में। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक मानव निम्न में से क्या करता था? प्रकृति की पूजा, ख, प्रकृति विजय, ग, प्रकृति संरक्षण और घ, प्रकृति विनाश। तो प्राकृतिक मानव क्या करता था? तो ऑप्शन इसका बताइए। प्रकृति की पूजा करता था। तो ऑप्शन जो है क इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आदिवासी मानव थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृति के मानवीयकरण को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? तो प्रकृति के मानवीयकरण को निम्न में से क्या नाम दिया जाता है? क, निश्चयवाद, ख, संभववाद, ग, नवनिश्चयवाद और घ, इनमें से सभी। तो 6वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संभववाद। तो ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकृति के मानवीकरण को संभववाद का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना दी थी या प्रस्तुत की थी? यह 2020 और 22 में कई सेट पेपरों में आया है। तो क है ईसी सैम्पुल ने, ख, जीन ब्रून्स ने, ग, ग्रिफिथ टेलर ने
और घ विडाल डी ला ब्लास ने। तो सातवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था कि नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। और आठवां क्वेश्चन है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020, 21 और 22 में पूछा गया है। तो ऑप्शन क है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ख संभववाद, ग नव निश्चयवाद और घ है प्रत्यक्षवाद। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ग नव निश्चयवाद। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो नव निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है। क है ईसी सैम्पुल, ख ग्रिफिथ टेलर, ग OH के स्पेट और घ ई हंगिंगटन। तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख ग्रिफिथ टेलर। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर जी हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। प्रादेशिक उपागम, ख प्रतीकात्मक उपागम, ग व्यवहारपरक उपागम और घ मानवतावादी उपागम। तो इन चारों में से कौन भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है। तो 10वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ख प्रतीकात्मक उपागम। प्रतीकात्मक उपागम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है। क कृषि भूगोल, ख विपणन भूगोल, ग पर्यटन भूगोल और घ चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ पर भूगोल से संबंधित नहीं है, आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ चिकित्सा भूगोल जो है यह आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो दूसरे चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण से नहीं वरन एक राष्ट्र किससे मजबूत और महान बनता है। करा स्वर्ण से नहीं वरन एक राष्ट्र किससे मजबूत और महान बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूसरे का ऑप्शन है उपजाऊ मृदा से, उद्योग धंधों से, कृषि उत्पादन से, स्त्रियों और पुरुषों से। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा घ एक राष्ट्र जो है अपने स्त्रियों और पुरुषों से महान बनता है। दूसरा क्वेश्चन है 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या निम्न में से कितनी दर्ज की गई थी। तो 21वीं सदी, ठीक है। तो ऑप्शन है क 600 करोड़, ख 700 करोड़ और ग 650 करोड़ और घ 75 करोड़। तो 21वीं सदी के प्रारंभ में जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 600 करोड़ और यही करीब 2013-14 के आसपास 700 करोड़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन आर्थिक कारक नहीं है। क खनिज, ख औद्योगिकरण, ग नगरीकरण और घ जल की उपलब्धता। तो यहाँ पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कौन नहीं करता है। तो ये करता है जल की उपलब्धता। घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरीश अपना गांव छोड़कर मुंबई जाकर बस गया। मुंबई को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो उद्गम स्थल, गंतव्य स्थल, जन्म स्थल और कार्यस्थल। तो यहाँ पर 4 का सही स्थल हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वह मुंबई जाकर बस गया है तो गंतव्य स्थल हो जाएगा, यानी कि जाने का स्थान। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्षक कारक नहीं है? तो पाँचवें का ऑप्शन क है, रहन सहन की उत्तम दशाएं, ख अनुकूल जलवायु, ग राजनीतिक उपद्रव और घ जीवन व संपत्ति की सुरक्षा। तो पाँचवें का यहाँ पर ग करेक्ट हो जाएगा। तो जनसंख्या प्रवास का अपकर्षक कारक नहीं है राजनीतिक उपद्रव। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार की वर्तमान जनसंख्या निम्न में से लगभग कितनी है? 600 करोड़, 700 करोड़, 650 करोड़ और 750 करोड़। तो यहाँ पर जो विश्व की जनसंख्या है वह है 700 करोड़। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब तो 800 करोड़ के पास भी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि यह आंकड़ा सन 2014 के आसपास का है या उसके आसपास का है। 7वां क्वेश्चन है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से कितनी है? क है 1.64%, ख 1.4774%, और ग है 1.94% और घ है 1.84%। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा क। जो भारत की वृद्धि दर है जनसंख्या में वह है 1.64%। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें अधिक जनसंख्या है? क रूस, ख यूएसए और ग ऑस्ट्रेलिया और घ है ब्राज़ील। तो इन चारों में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसमें आएगा ख यूएसए। यूएसए की जनसंख्या सबसे अधिक है इन चारों ऑप्शन में से। तो एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन 2020 में और 21 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे घना बसा महाद्वीप है? तो ऑप्शन क अफ्रीका, ख एशिया, ग यूरोप और घ उत्तरी अमेरिका। तो इसमें जो है विश्व में सबसे घना बसा एशिया है। इसमें भारत भी है, चीन भी है और इसके पड़ोसी देश भी हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? तो यहाँ पर दो देश महत्वपूर्ण हैं, आपको पता होना चाहिए। ख है भारत, ग है चीन। इन्हीं दो में से आपको आंकड़ा लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ग वाला करेक्ट हो जाएगा, चीन। विश्व में चीन सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न देशों में से किसकी जनसंख्या अधिक है? तो इन चारों ऑप्शन में से किसकी जनसंख्या अधिक है? ब्राज़ील की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, इंडोनेशिया की, बांग्लादेश की। क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो 2020 का एसेट पेपर है, तो इसमें ज़रूर हो, यानी 2022 में भी आने की संभावना है। तो 11वें का यहाँ पर हो जाएगा ख संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडोनेशिया भी जनसंख्या की दृष्टि से है बड़ा, परंतु यह अमेरिका से कम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मानव जमघट है? तो दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी यूरोप, ग है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो यहाँ पर 12वें का पहला हो जाएगा दक्षिण पश्चिम एशिया, क्योंकि इसमें भारत और चीन भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तर महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो 13वें का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ऊपर भी हमने करा दिया था। तो एशिया ही इसका आंसर हो जाएगा और यह 2020-22 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, पूर्वी अफ्रीका में, उत्तर पश्चिमी अमेरिका में। 14वें का जो है ऑप्शन ख यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी एशिया में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जनसंख्या किस महाद्वीप में सबसे कम है और क्यों होगा, तो आप जानते ही होंगे। तो 15वें का जो ऑप्शन है क ओशियानिया, ख है उत्तरी अमेरिका, ग है यूरोप और घ है अफ्रीका में। तो यहाँ पर घ वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप जो है काफ़ी, यहाँ पर रेत है, जंगल हैं, निर्जन स्थान है, तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व है। तो आगे थे क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन किया गया है कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। क है संयुक्त राज्य अमेरिका, ख बांग्लादेश, ग पाकिस्तान और घ अफगानिस्तान। तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर फिर से बाजी मारेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है निम्न चारों में से। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर महाद्वीप है और ये महाद्वीप के हिसाब से बताना है। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो महाद्वीपों में आप जानते ही हैं कि ख यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जहाँ आप रहते हैं एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 से क्लियर हो जाते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर जो 3 है, और इस चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करा देते हैं। तो तीसरे चैप्टर का पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिंग अनुपात निम्न में से क्या प्रकट करता है। तो लिंग अनुपात जो है यह स्त्रियों और पुरुषों को, स्त्रियों और बच्चों को, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या को, स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो पहले का यहाँ पर घ वाला करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन। तो लिंगानुपात जो है स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है। तो क है स्त्री भ्रूण हत्या, ख लड़कियों की उपेक्षा और ग है स्त्रियों की अशिक्षा और घ है उपयुक्त सभी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर है वह है भ्रूण हत्या। तो क ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर लिंगानुपात में कम या ज़्यादा है तो स्त्रियों को यानी भ्रूण हत्या कराना। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। भारत में, लैटविया में, संयुक्त अरब अमीरात में और घ बांग्लादेश में। तो तीसरे का यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो तीसरे का ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसकी घोतक है। अधिक जनसंख्या, ख आदर्श जनसंख्या, कम जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। तो ऑप्शन घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ह्रासमान जनसंख्या। यानी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, अगर कम यहाँ मृत्यु दर है, कम जन्म दर है तो ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंख्या का आश्रित वर्ग कौन सा है। ऑप्शन है क मात्र बच्चे, ख मात्र वृद्ध और ग मात्र स्त्रियां, बच्चे और वृद्ध। घ ऑप्शन है। तो 5वें का यहाँ पर आश्रित का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड होना। तो घ करेक्ट हो जाएगा। बच्चे और वृद्ध जो हैं यह आश्रित वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन घ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, तो इसमें केवल 5 क्वेश्चन थे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 में, इस चैप्टर का नाम है मानव विकास। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ऑप्शनल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है 10-12 हैं, ऐसे कम भी हो सकते हैं।
तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में जो मानव विकास हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, विकास का अर्थ निम्न में से क्या है? वृद्धि होना, ख गुणात्मक परिवर्तन होना, ग बड़ा होना और घ विशाल होना। तो विकास का अर्थ आप क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा ख गुणात्मक परिवर्तन होना। यदि विकास है तो गुणात्मक रूप में होना चाहिए, आज 2 है तो कल 4, 8, 16 होना चाहिए। वृद्धि होना नहीं है, बड़ा होना नहीं है, विशाल बनना भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो लिंगानुपात को घटाने के लिए हम दो हमारे दो, परिवार में बच्चे 2 ही अच्छे, सीमित परिवार सुख का आधार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर तो यहाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान है यह बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया था, क्योंकि बेटियां बचेंगी पढ़ेंगी तभी वो समझदार होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर महबूब उल हक निम्न में से कौन हैं? वैज्ञानिक हैं, शासक हैं, अशास्त्री हैं या समाज सुधारक हैं? तो तीसरे का यहाँ पर ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्न में से किस देश से है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका। तो अमर्त्य सेन जो है ये भी एक अर्थशास्त्री रहे हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो यहाँ पर क करेक्ट हो जाएगा, भारत से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है भारत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो 5वें का यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है श्रीलंका। यहाँ पे घ करेक्ट है। परंतु आज के दिन में जो श्रीलंका है वह दिवालिया हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि देश का विकास स्तर भारत से, यानी किस देश का विकास स्तर मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है, वो है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से कितने देश आते हैं? संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से कितने देश आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है 41, 53, 39, 61। तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ख यहाँ पर सही हो जाएगा, 53 देश आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश निम्न में से किस सेक्टर पर अधिक व्यय करते हैं? तो पोषण पर, आवास पर, शिक्षा पर, प्रतिरक्षा पर। तो 7वें का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिरक्षा पर। और 8वां क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है चैप्टर नंबर 4 का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार की स्थिरता, ख गुण में धनात्मक परिवर्तन, ग युग में साधारण परिवर्तन यानी युग में साधारण परिवर्तन, और घ है आकार में वृद्धि। तो 8वें का यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो कौन सा विकास सर्वोत्तम वर्णन करता है? वो है ख गुण में धनात्मक परिवर्तन। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस चैप्टर नंबर 5 है, यानी 5वां चैप्टर, और 5वें चैप्टर का जो नाम है वो है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर जो है इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? वन काटना, पशु चारण करना, वस्त्र निर्माण और कृषि करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वस्त्र निर्माण जो है प्राथमिक क्रिया में नहीं आता है।
तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्रिया नहीं है? वस्त्र निर्माण, क्योंकि वन काटना भी प्राथमिक है, पशुचारण भी, जो कृषि संबंधित है वह सभी प्राथमिक में है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवैध शिकार का निम्न में से क्या दुष्परिणाम हुआ है? तो ऑप्शन क प्रदूषण, ख वनों का विनाश, ग मांसाहार का प्रचलन और घ है प्रजातियां संकटापन्न हैं, यानी संकट के अधीन हैं। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ प्रजातियां संकटासंपन्न हैं, मतलब संकट बनी हुई है उन पर। अवैध शिकार होगा तो प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी और जंगल खाली हो जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो जंगलों में केवल बिल्ली चूहे ये सब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेंडियर निम्न में से किस क्षेत्र का पशु है? तो रेंडियर जो है किस प्रकार का एक पशु है? उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र का, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र का, और ग है उष्णकटिबंधीय जलवायु का या भूमध्य रेखीय जलवायु का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, यह है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन रोपण कृषि की उपज है? रोपण मतलब रोपे जाते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना। तो चौथे का घ यहाँ पर गन्ना करेक्ट हो जाएगा, यह रोपण कृषि में आता है और नकदी फसल भी है। 5वां क्वेश्चन है, यूरेशिया के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया का अनाज कृषि क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रेरीज, स्टेपीज, वेल्डस और डाउन्स। ये देखिए सभी जो है कुछ न कुछ क्षेत्रों के नाम हैं, परंतु यूरेशिया का पूछ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 का ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 5 का ख स्टेपीज जो है यह यूरेशिया का अनाज कृषि क्षेत्र कहलाता है और उसका नाम है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूमध्य सागरीय कृषि की निम्न में से कौन उपज नहीं है? भूमध्य सागरीय कृषि की कौन उपज नहीं है? चावल, गेहूँ, जैतून, अंगूर। तो यहाँ पर क चावल जो है भूमध्य सागरीय कृषि की उपज नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, कोल खहोज कृषि का प्रारंभ निम्न में से किस देश में हुआ था? तो 7वां क्वेश्चन है इटली, ऑप्शन में है इटली, जर्मनी, पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ का। कोल खगोज कृषि का प्रारंभिक क्षेत्र किस देश में हुआ था? ये है सोवियत संघ, जो आज रूस है, ब्रिटेन के बाद रूस बना हुआ है। 8वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा देश भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति में कौन से देश हैं? तो चीन है या भारत है, इंडोनेशिया है या चिली है? यह क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वनस्पति के क्षेत्र में भारत जो है महत्वपूर्ण है। भूमध्य सागरीय वनस्पति के लिए भारत जो है सबसे प्रसिद्ध देश में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? तो गन्ना कहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजता है? ब्राज़ील में, भारत में, रूस में, थाईलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर भारत जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का प्रयोग अति सफल रहा है? रूस, इंडोनेशिया, डेनमार्क और मंगोलिया। तो 10वें का यहाँ पर ग करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है जहाँ पर सहकारी कृषि का बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ भूमध्य रेखी है और भूमध्य सागरीय, प्रेरीज या उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यह 2020 में क्वेश्चन आया है। तो 11 का ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। तो 11 का ख कह रहा किस जलवायु प्रदेश में खट्टे रसदार फलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? वो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक
बागाती फसल नहीं है, यानी बाग में नहीं उपजती है। रबर, कहवा, चाय, मक्का। तो यहाँ पर ऑप्शन तो बहुत आसान है, यह 2020 में और 22 में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, मक्का। मक्का कोई बाग में नहीं लगता है, ये खेतों में बो दिया जाता है, जिसको बाजरा कहते हो आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। प्राथमिक क्रिया में वे आते हैं जो कृषि संबंधित होते हैं। आखेट करना, कृषि, खनन, विनिर्माण। तो प्राथमिक क्रिया में कौन सा नहीं आएगा? तो 13वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ, विनिर्माण में उद्योग धंधे ये सब आते हैं, तो विनिर्माण जो है नहीं है। खनन करना, कृषि करना, आखेट करना, ये सभी प्राथमिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? रोपण यानी कि रोपण करना मतलब रोपना, गेहूं को, चावल को, मक्का, चाय। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ, चाय। यह रोपण कृषि है और यह एक आर्थिक कृषि भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या चतुर्थ? तो 15वें का सही ऑप्शन हो जाएगा क, प्राथमिक। तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? प्राथमिक, कृषि करना, कृषि संबंधित रोजगार को अपनाना ही प्राथमिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल है? बागाती फसल जो बागों में पाई जाती है। तो चना, गेहूँ, रबर, धान। तो यहाँ पर आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा हो सकता है, ग, यानी कि रबर। रबर के बाग होते हैं और यह भी आर्थिक संबंधित कृषि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर जो है नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 6 और 6वें चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं। तो द्वितीय क्रियाएं संबंधित हम प्रश्न को यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको क्लियर करेंगे। और पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मॉस्को, ओमस्क, मैनचेस्टर या शिकागो? तो पहले का आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ग, मैनचेस्टर। तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी उद्योग का निम्न में से कच्चा माल क्या है? गन्ना, रस, गुड़, खाड़सारी। तो इसका भी आप लोग आंसर जानते ही होंगे, इसका हो जाएगा क, गन्ना। यानी गन्ना नहीं है तो चीनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोने का आभूषण बनाना निम्न में से किस उद्योग के प्रारूप से संबंधित है? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, उपयुक्त में से सभी। तो सोना का आभूषण बनाना किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है क, कुटीर उद्योग। तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी होती हैं जो आभूषण कार्य करते हैं लोग, और अपने से ही वे चेन वगैरह भी बनाने का प्रयास करते हैं या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट कृषि पर नहीं है, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम रसायन और डेयरी उद्योग। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ख, सूती वस्त्र उद्योग। यह जो है कृषि पर आधारित है। डेयरी जो है कृषि पर तो नहीं है, ये तो गाय भैंस से होगा। पेट्रोलियम पेट्रोल से, सीमेंट पत्थरों से और केमिकल वगैरह से। 5वां है, रूहर औद्योगिक प्रदेश का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो रूहर जो है क्वेश्चन नंबर 5 किस देश से संबंधित है? इटली से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या फ्रांस से? तो 5वें का यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा ग, जर्मनी से। रूहर औद्योगिक प्रदेश का संबंध जर्मनी से है। 6वां क्वेश्चन है, भारत का लोहा इस्पात उद्योग केंद्र निम्न में से कौन सा है? राउरकेला, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम और नागासाकी। तो यहाँ पर नाम तो क्लियर चल रहा है ना, पिट्सबर्ग कहीं और है, बर्मिंघम कहीं और है, नागासाकी कहीं और है। तो राउरकेला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 6वें का क। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यावसायिक श्रमिक को निम्न में से क्या कहा जाता है? श्वेत कॉलर श्रमिक,
लाल कॉलर श्रमिक, नीला कॉलर श्रमिक, इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का क यहाँ पर ऑप्शन सही है। श्वेत कॉलर श्रमिक, व्यावसायिक श्रमिक को हम सफ़ेद कॉलर या श्वेत कॉलर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलिकॉन घाटी किस नगर के समीप स्थापित हुई है? तो सिलिकॉन घाटी जो है एक तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, तो ये किस शहर के समीप है? सिएटल, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पर जो है 8वें का सही ऑप्शन हो जाएगा घ, सैन फ्रांसिस्को। इसके पास में ही है सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो छोटे पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग और फुटलूज उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, आधारभूत उद्योग। 9वें का ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो 10वें का है मैनचेस्टर, पर्थ, पिट्सबर्ग या ऑप्शन लेते हैं शिकागो। तो इन चारों में से मैनचेस्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन प्रमुख उत्पादक है? यानी किस देश में रबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपजता है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मलेशिया। तो सबसे अधिक जो है रबर का जो उत्पादक देश है वह है मलेशिया। तो 11 के घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? सीमेंट, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। तो वनों पर आधारित कौन सा होगा? तो कागज उद्योग जो है वन संबंधित है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। तो द्वितीयक जो है प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर अब चैप्टर नंबर 7 है। तो हम देखेंगे 7वें चैप्टर में कौन सा चैप्टर का नाम है? तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इसके बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, निम्न में से तृतीयक सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो संचार, कृषि, पशुपालन या खनन। तो चैप्टर का नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसमें पहला जो ऑप्शन बनेगा क, संचार। तो तृतीयक वाले में हम लोग संचार को देखते हैं। तो तृतीयक सेवा का जो क्षेत्र है वह है संचार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से फुटकर व्यापार का प्रकार कौन सा है? फुटकर यानी कि जैसे हम लोग दुकानों पर जाते हैं, इसको हम फुटकर कहते हैं। तो ऑप्शन है व्यापारिक केंद्र, ग्रामीण विपणन केंद्र, अनाज मंडी या फेरी वाला। तो यहाँ पर 7वें का ख दूसरा जो है, दूसरे क्वेश्चन का फेरी वाला जो है इस चतुर्थ में आएगा। फुटकर तो जो है फेरी वाला क्या करता है? गांव में घूम करके बेचता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन दूर संचार से संबंधित नहीं है? तो दूर संचार से संबंधित नहीं है यानी कि वायु सेवा, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट। तो रेडियो, इंटरनेट और दूरदर्शन जो है ये तो इंटरनेट है, दूरसंचार है। तो वायु सेवा जो है इससे संबंधित नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से नियमित सेवा कौन सी है? यानी कि इन चारों में से कौन सी नियमित सेवा? पंसारी की दुकान, धोबी घाट, महामार्ग या नाई की दुकान। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, महामार्ग। तो नियमित सेवा कौन सी है? महामार्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? परिवहन, संचार, विश्वविद्यालय कक्षाएं या व्यापार। तो 5वें का ग यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। जो इसमें सेवा के क्षेत्र में होता है कार्य वह है विश्वविद्यालय की कक्षाएं। तो 5वें का ग यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठेका देकर लक्ष्यता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए बाह्य अभिकरण को काम सौंपना निम्न में से क्या कहलाता है?
तो छठवें का ऑप्शन है तृतीयक सेवा का क्षेत्र का काम, ख है चतुर्थ सेवा क्रियाकलाप, ग है पंचम सेवा क्रियाकलाप, या बाह्य स्रोतन। तो इसमें से जो है छठवें का सही ऑप्शन हो जाएगा घ, बाह्य स्रोत, यानी ठेका देकर दूसरों से काम करवाना और लाभ को घटाना बढ़ाना कमाना, ये बाह्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। यह पूछा गया है क्वेश्चन 2020 में। खेती, व्यापार, आखेट, बुनाई। तो 7वें का यहाँ पर हो जाएगा व्यापार। जो व्यापार है वह तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है, हाँ 8वें चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है वो है परिवहन एवं संचार। तो परिवहन और संचार में इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को डैश, इसमें भरना है आपको, तोड़ता है, जोड़ता है, प्रभावित करता है या हतोत्साहित करता है। तो पहले का जो हो जाएगा ख, यह जोड़ता है, यानी परिवहन, संचार, व्यापार और व्यापार उत्पादन केंद्रों को उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता है। जल का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, लौह अयस्क का। तो पाइपलाइन में आप जानते हैं कि जो तरल होगा वही उसमें जा सकता है, परिवहित हो सकता है। तो दूसरे वाले का घ नहीं करता है, लौह अयस्क का। लोहा ये ठोस मटेरियल है तो कैसे प्रवाहित हो सकता है, तो पाइपलाइन इसलिए नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन है, रेल निम्न में से किसके लिए अनुकूल साधन है। लंबी दूरियों तक परिवहन के लिए, छोटी दूरियों तक परिवहन के लिए, वस्तुओं का परिवहन करने के लिए, संचार प्रसारण के लिए। तो तीसरा का यहाँ पर क जो है, लंबी दूरियों के परिवहन के लिए हम रेल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम सार्वजनिक रेल परिवहन इंग्लैंड में निम्न में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। 1825, 1835, 1725 और 1735। तो यहाँ पर रेल परिवहन इंग्लैंड में सबसे पहले किस सन में स्टार्ट हुआ था, तो क इसका हो जाएगा 1825 में। तो रेल जो है परिवहन के लिए, संचार के लिए, यह 1825 में इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। पहला पार कैनेडियन रेल मार्ग, ख ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, ग पार साइबेरियन रेल मार्ग और घ है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वह है रूस का पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये बहुत लंबा है। तो 5वें का ग यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। NH1, NH4, NH5, NH7। तो यहाँ पर तो अभी तक जो है NH7 सबसे लंबा हुआ करता था, परंतु अब जो है हो सकता है स्थितियाँ बदल गई हों, कोई और हो, परंतु NH7 उस समय सबसे लंबा रेल मार्ग में माना जाता था। तो इस ऑप्शन में NH7 ही रहेगा। 7वां क्वेश्चन है, किस समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग, ख है हिंद महासागरीय मार्ग और ग है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और घ है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो बृहद ट्रंक मार्ग किस मार्ग को कहा जाता है, तो 7वां का यहाँ पर हो जाएगा घ उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है इसको बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। वायु सेवा, टेलीफोन सेवा, सेलफोन सेवा, दूरदर्शन सेवा। तो यहाँ पर भी पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। तो 8वें का क जो है वायु सेवा इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो क ऑप्शन यहाँ पे सही है, यह संचार का साधन नहीं है। 9वां प्रश्न है, निम्नांकित में से पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो क है हिंद महासागर एवं आंध्र महासागर को, ख चीन सागर को एवं जापान सागर को,
ग लाल सागर को और भूमध्य सागर को, घ प्रशांत महासागर एवं आंध्र महासागर को। तो 9वें का यहाँ पर घ सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर को और आंध्र महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्वेज नहर जोड़ती है, अभी तो पनामा थी, अब स्वेज नहर किसको जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, फारस की खाड़ी एवं भूमध्य सागर को, ग काला सागर एवं भूमध्य सागर को, घ अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को। तो स्वेज नहर निम्न में से किसको जोड़ती है? वो है लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो ऑप्शन नंबर का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और स्वेज नहर का भी पूछा गया था। तो सुपीरियर, दूसरा ईरी, विक्टोरिया, ओंटारियो। तो अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है, 11 का ग हो जाएगा विक्टोरिया। तो विक्टोरिया जो है बृहद झीलों का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? मॉस्को, ओमस्क, चीता, टोमस्क। 2020 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? वो है टोमस्क। चीता है, ओमस्क है और मॉस्को भी है। 13वां क्वेश्चन है, मॉन्टेविडियो राजधानी नगर है? चिली का, वेनेजुएला का, उरुग्वे का, पेरू का। तो यहाँ पर यह नगर उरुग्वे का है, राजधानी नगर है। मॉन्टेविडियो राजधानी नगर उरुग्वे का है। तो अब चैप्टर नंबर 8 जो है परिवहन एवं संचार समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और चैप्टर नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं कुछ हैं, तो देखते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो पहले का ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक। तो तृतीयक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह तृतीयक जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है तृतीयक में आता है। आदिम समाज में व्यापार का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? विनिमय, क्रय विक्रय, उधार विक्रय या नगद खरीद? तो यहाँ पे दूसरा का क हो जाएगा, विनिमय। जो पुराने ज़माने के लोग थे वो वस्तुओं को बदलते थे, यानी कुछ वस्तुएं देना और लेना विनिमय कहलाता है। उस समय जो है रुपए पैसे नहीं थे तो क्रय विक्रय नहीं होता था, विनिमय होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले विनिमय का माध्यम निम्न में से कौन सा नहीं था? सोना, चांदी, नमक, रुपया। तो इन चारों में से धात्विक मुद्रा से पहले कौन सा नहीं था? तो यहाँ पर जो है सोना का भी अदला बदली होता था, चांदी का भी होता था, नमक का भी, और रुपया का नहीं होता था, क्योंकि रुपया तो पैसे में आता है ना, यह एक मुद्रा है। तो घ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपीय उपनिवेशवाद निम्न में से कब शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी में, 15वीं में, 13वीं में या 14वीं शताब्दी में? तो इन चारों शताब्दियों में से किसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पर जगह 15वीं शताब्दी में। 1498 में अंग्रेज भारत आए थे वास्को डिगामा के रूप में। तो वास्को डिगामा आया, इसके बाद जो है फ्रांसीसी कंपनियाँ, फिर इंग्लैंड की कंपनियाँ, ये सभी उपनिवेशवाद जमाना शुरू कर दी थी। तो ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन है 1948 में, ख है 1994, 1995 या 2005 में। तो 5वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ग, 1995 में। WTO का गठन जो है 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश में निर्यात का मूल्य आयात से अधिक है
तब व्यापार संतुलित होगा। किसी देश में निर्यात का मूल्य आयात से अधिक है तब व्यापार संतुलित होगा। प्रतिकूल, हानिकारक, लाभप्रद या अनुकूल। तो यहाँ पर अनुकूल होगा, क्योंकि यदि आपने जितने में खरीदा है उससे अधिक में बेचेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, तो यह अनुकूल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय पत्तन है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय पत्तन है? पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। लंदन, मैनचेस्टर, मुंबई, सिंगापुर। तो 7वें का ख यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैनचेस्टर। अंतर्देशीय। भारत का निम्न में से कौन पत्तन नौसेना पत्तन है, यानी कि जहाँ पर हमारे नौसैनिक रहते हैं? कोलकाता, कांदला, कोच्चि और मुंबई। तो इसका ग यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, कोच्चि। कोच्चि जो बंदरगाह है यहाँ पर नौसेना पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार। तो यहाँ पर दो देशों के बीच जो है व्यापार होता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अंतर्देशीय है? तो मैनचेस्टर है, वो अंदर अंदर होता है, यानी अपने देश में होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय के लिए लंदन, मुंबई और सिंगापुर हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, दो देशों के बीच के मध्य के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जानते हैं या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। 10वें चैप्टर का, और इस चैप्टर का नाम है मानव बस्ती। तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, नगरीय बस्तियों का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? व्यापार, उद्योग, सेवा या पशुपालन का। तो नगरीय बस्तियां जो है पशुपालन जो है ज़्यादा नहीं करती हैं। आप लोग जानते होंगे कि शहरों में जगह ही नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दलदली क्षेत्रों में मकान निम्न में से कहाँ बनते हैं? नदी वेदिकाओं में, तटबंधों पर, पर्वतीय ढालों पर और स्तंभों पर। तो दलदली क्षेत्रों में मकान कैसे बनते हैं? तो आप जानते हैं कि नीचे जो है खुदाई करके स्तंभ बनाते हैं, उसके ऊपर मकान बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमखंडों से बने इग्लू निम्न में से किस प्रजाति का घर है? जो इग्लू है घर जो है वह पहाड़ों पर बर्फ से एक घर बनाते हैं। तो वह किस प्रजाति के लोग घर बनाते हैं? तो ऑप्शन है एस्किमो, बद्दू, पिग्मी या बेद्दा। ये 4 जनजातियां हैं, इन चारों में से कौन इग्लू में रहते हैं? तो इसका होगा एस्किमो का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो लोग इग्लू का घर बनाते हैं और उसी में रहते हैं, यानी बर्फ़ का घर। क्वेश्चन नंबर 4 है, झील के चारों ओर बसी बस्ती का प्रारूप निम्न में से कौन सा है? यानी झील बनी हो, उसके चारों बस्तियां हो, तो रैखिक में आएगा, आयताकार में आएगा, वृत्ताकार में आएगा, तारा प्रतिरूप के रूप में आएगा। तो चौथे का ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वृत्ताकार। क्योंकि रैखिक जो है शहरों में होता है, आयताकार जो है लोग मोहल्ले वगैरह बसाते हैं, और तो वृत्ताकार रहेगा। किसी झील की चारों ओर बस्ती बनाना वृत्ताकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से सांस्कृतिक नगर कौन सा है? तो सांस्कृतिक दृष्टि से लंदन, मुंबई, मॉस्को, जेरूशलम। तो कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ज़्यादा से ज़्यादा? तो यहाँ पर है जेरूशलम। यह जो है धार्मिक स्थान भी है और सांस्कृतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेगा सिटी निम्न में से किसे कहते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को, अनेक नगरों का संकलन, या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या के क्षेत्र, या 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर या गांव या क्षेत्र जो भी है। तो मेगा सिटी जो होती है वो होती है 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मेगा सिटी में आता है। जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ होती है वह मेगा सिटी कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 और आज का आखिरी प्रश्न है, मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है।
जो मानव बस्तियां हैं, ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है। तो मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है, वर्गाकार में, आयताकार में, वृत्ताकार में या रेखीय में। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है रेखीय, ऑप्शन नंबर घ। ये बार बार पूछा है क्वेश्चन कि मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है, तो वह किस प्रकार का होता है? रेखीय, क्योंकि सड़क के साथ साथ चलता जाता है तो एक रेखा के रूप में होता है, तो उसे रेखीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 12 आप देखें, कक्षा 12 का जो बुक का नाम है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के सभी चैप्टर 10 हैं और 10 का हमने बहुविकल्पी करा दिया है। तो इसमें टोटल जो है 105 क्वेश्चन हैं। इसमें अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आपको हर एक पेपर में जो है 20 नंबर का बहुविकल्पी आएगा, एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। ये पूरी किताब का बहुविकल्पी है।